नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके खास शो न्यूज पंच में, जहां देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है डीडी न्यूज और हम लेकर आए हैं आपके लिए शो जहां पर हम करते हैं खबरों की पड़ताल बेहद बारीकी के साथ और आपको करवाते हैं सच के साथ रूबरू। तो आइए करते हैं न्यूज पंच के इस सफर की शुरुआत 3 अहम टॉप लाइन्स के साथ। शर्मिष्ठा को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? बड़ा सवाल। आज शर्मिष्ठा का दिन क्या अच्छा बीतेगा? क्या संकट के बादलों से हटकर नजर आएगी साफ तस्वीर? दूसरी खबर जो ट्रैक कर रहे हैं वो हम है कि जिंदगी की हार में बदल गया जीत का जश्न। जिस तरह से बेंगलुरु में जो घटना सामने आई है, कौन है उसका जिम्मेदार? इस सवाल की करेंगे पड़ताल। और वहीं साड़ी गली विच नो एंट्री। अमेरिका कह रहा है कि 12 देशों के जो नागरिक हैं उनकी नो एंट्री है अमेरिका में। आखिर क्यों? फिर से एक ऐसा आदेश पास किया गया ट्रंप द्वारा। इन तीनों बड़ी खबरों पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं शर्मिष्ठा पनोली केस की, जहां एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। अब अहम बातें दो हैं इस केस से जुड़ी। पहली ये कि आज शर्मिष्ठा पनोली याचिका पर जो उनका केस है उस पर सुनवाई होनी है और दीदी के इलाके में, यानी कि ममता दीदी के इलाके में असम पुलिस पहुंच गई है। अब बड़ा फिल्मी हो जाएगा। असम पुलिस का सामना है पश्चिम बंगाल पुलिस से और यहां पर ट्विस्ट ये है कि आखिरकार किस तरह से जब ये दोनों सामने होंगे तो कई तथ्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाया जाएगा। वजाहत की अगर बात की जाए, जिसका जिक्र हमने कल भी न्यूज पंच में किया कि कौन है ये किरदार और कैसे ये सामने आया और कितनी अहम बातें उसके पास हैं जो इस केस की कलई खोलेंगी, और क्या शर्मिष्ठा पनोली को बेल मिलेगी या फिर उन्हें एक रात फिर गुजारना होगा जेल में? तो ये बड़ा सवाल है इस केस से जुड़ा हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं तमाम ग्राफिक्स जिसके जरिए हम इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ट्विस्ट जो मैंने आपको बताया वो ये कि शर्मिष्ठा केस की जो याचिका है उस पर सुनवाई आज है और कलकत्ता हाई कोर्ट आज फिर सुनवाई करने वाला है इस पूरे केस पर। उसके साथ राज्य सरकार अब क्या करेगी? राज्य सरकार यहां पर एक हलफनामा दाखिल करने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि असम पुलिस पहुंच चुकी है दीदी के इलाके में, तो यहां पर अब क्या अगला एक्शन होगा इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आमने सामने अब कौन है? आमने सामने अब पश्चिम बंगाल और असम की पुलिस है और इसके बाद कैसे इस केस में नए ट्विस्ट और टर्न्स सामने आएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। वजाहत खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आखिरकार किस तरह से जो वजाहत खान कादरी हैं उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं और क्या केस में नया मोड़ आता है वजाहत खान के बयानबाजी के बाद, ये देखना बहुत जरूरी है। आइए आपको दिखाते बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आज पर्यावरण के दिवस पर 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिवस जब हम मां प्रकृति के प्रति जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित करते हैं, सतत विकास, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक नया कदम पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया, जहां आज एक पेड़ मां के नाम का दूसरा संस्करण 2.0, जहां एक पेड़ मां के नाम लगाया जाएगा, ये दूसरा संस्करण है उसका, और वृक्षारोपण किया जा रहा है आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। और इसी पर प्रधानमंत्री की ये विशेष पहल है, जहां पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं उन्हें हरी झंडी दिखाई गई। वहीं वृक्षारोपण का अभियान, एक वृक्ष मां के नाम, यानी वो वृक्ष जो आप
तो प्रधानमंत्री ने 200 इलेक्ट्रिक बसें जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं उन्हें हरी झंडी दिखाई। अब इससे क्या होने वाला है? आपको मिलेगा स्वच्छ शहरी वातावरण और माँ प्रकृति के प्रति हमारी जवाबदेही, वो जवाबदेही जो माँ प्रकृति हमें बिना कहे, बिना किसी लाग लपेट के देती हैं। एक स्वच्छ माहौल तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए किस तरह से जिस व्हीकल्स का या जिस ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पर्यावरण के अनुकूल है तो। वहीं दूसरी बात, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वहीं इसके अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण किया गया अरावली ग्रीन वॉल्स परियोजना का यह हिस्सा है 2.0, जहां प्रधानमंत्री ने एक पेड़ लगाकर ये बताने की कोशिश वो पहले भी कर चुके हैं और मन की बात की संस्करण में भी कहा गया था कि किस तरह से एक पेड़ लगाइए अपनी माँ के नाम, जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पुश्तों को ठंडी छाया देगा। और ये पर्यावरण के तरफ हमारा जो एक जन भागीदारी की पहल है, जिससे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सतत विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। वो सतत विकास जिसके लिए जब भी हम बात करते हैं तमाम देशों के लिहाज से भारत अग्रणी भूमिका निभाता है कि कैसे जिस लाइफ यानी ग्रीन एवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, वो ग्रीन एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आपके पास पेड़ होंगे, पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे तो वो कैसे माँ प्रकृति के लिए भी सहायक साबित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री की ये अहम पहल वृक्षारोपण के लिहाज से और एक वृक्ष लगाना, यानी कि ये भी कई बार सामने आती है बात कि आपके जन्मदिन पर हम जिस तरह से केक काटते हैं, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो देखिए वो कितने सालों बाद आपको ठंडी छाया और फल देता है। और पर्यावरण के लिहाज से आप अपना एक अहम मौलिक और साथ ही साथ नैतिक जो हम ड्यूटी कहते हैं उसे भी निभाने में कामयाब होते हैं। तो अरावली ग्रीन वॉल्स परियोजना का हिस्सा है वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम 2.0। आज के दिन इसकी शुरुआत की गई थी पिछले साल, इसे 1 साल हो चुका है और 100 इलेक्ट्रिक बसों को समर्पित करना पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से लोग जब अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण फैलता है। और अगर आप ये जो ई व्हीकल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर्यावरण जो है यानी कि माँ प्रकृति है वो आपको धन्यवाद देती हैं। तो शुद्ध हवा का एक हम मान सकते हैं मानक तय करने के लिहाज से इन 100 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि शुद्ध हवा पर सभी का अधिकार है। और ख़ासतौर पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो AQI लेवल्स को लेकर दिल्ली काफ़ी परेशान रही है प्रदूषण के लिहाज से। और हमने अभी खबरों में भी देखा था कि प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड इवन को छोड़कर कैसे से तकनीक के लिहाज से इस तरह के अनेक हरित पहलों के हिसाब से हमें कम करना है, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम देंगी, दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे। और विश्व पर्यावरण के इस दिवस पर इन 2 पहलों से हमें अपने आप को जोड़ना है, कैसे जन भागीदारी के साथ ये हमें तय करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं, हमारे आने वाली पुश्तों को हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम पर है। तो वृक्षारोपण के लिहाज से जब आप वृक्ष लगाते हैं तो आप एक जनरेशन को समझाते हैं कि हम आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो अरावली श्रृंखला जो है अब उसमें और जब पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि अरावली श्रृंखला जो है जो वनों से जुड़ी है, आप पेड़ों की मात्रा अगर उसमें बढ़ाते हैं तो वो एक पूरी माला तैयार होती है। और ये माला क्यों ज़रूरी है? हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। प्रकृति का अपना इकोसिस्टम होता है, एक साइकिल होती है चेक्स एंड बैलेंसेस की। वो क्यों ज़रूरी है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, फ्लोरा एंड फौना, ये कुछ टर्म्स हैं साइंटिफिक और बहुत आसान शब्दों में अगर इसे समझें कि जब हम प्रकृति के बैलेंस से कोई छेड़छाड़ ना करें, बल्कि उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हर रोज़, हर क्षण या हर बार कोई नया एक एडिशन करें। और वो एडिशन कैसे होगा? पेड़ लगाने से, पर्यावरण से अनुकूल उन तमाम पहलों को सपोर्ट करने से। यानी कम से कम जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम तमाम उस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करें जिनसे प्रदूषण कम हो। कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 0 तक लाने की सरकार की जो प्रतिबद्धता है हमने देखा, इसलिए ई ड्रीव व्हीकल पॉलिसी भी आई है। हम देख रहे हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी मार्केट अपने आप में फैलती जा रही है। यानी कि ऑटो सेक्टर की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार ये एक दोषारोपण जो है वो ऑटो सेक्टर पर सबसे ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सब पर्यावरण के अनुकूल हो जाएंगे तो आप समझिए इसका इस्तेमाल अगर आम जनता करती है, चाहे मेट्रो की बात करें, तमाम इन इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें जिसमें आम जनता सफ़र करती है, तो आप समझिए कि आप माँ प्रकृति पर कितनी बड़ी
हम उनके लिए देन होगी कि हम उनसे जितना लेते हैं कम से कम उन्हें कुछ क्षण, कुछ अंश देने का भी मादा रखें। और वृक्षारोपण के लिहाज से मुझे बचपन का वो दिन याद आता है जब हमें क्लास में समझाया जाता था गर्मियों की छुट्टियों में कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। आप समझिए अगर आपने 15 साल पहले अगर एक वृक्ष लगाया तो वो आज आपको छाया के साथ साथ फल भी देगा। ये तो बहुत एक आम बात है, लेकिन अगर आप उसी वृक्ष को अपनी माँ के नाम से लगाते हैं तो सदियों तक, आने वाले समय तक, वो कहते हैं ना कि आपका नाम और आपकी माँ से आपका जो वो भावनात्मक रिश्ता है, वो अनुभूति है, वो प्रेम है, वो भावना है, आप उसे आत्मसात करते हैं। और ये एक ऐसी पहल है जो मुझे लगता है कि कई और देशों में भी उदाहरण स्वरूप देखी जाएगी कि किस तरह से प्रकृति के लिए, मदर नेचर के लिए आप अपनी भागीदारी के लिहाज से, और पर्यावरण जो आपसे कुछ नहीं मांगता बदले में, लेकिन आपकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उसे वापस कुछ दे, ताकि जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग है, रीयूज है, री इन्वेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी पहल नैतिकता के लिहाज से हमारी भागीदारी को आगे बढ़ाती हुई। तो 200 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं हमने देखा कि वृक्षारोपण के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि आज के दिन हम अगर इस बात की कसम भी खाते हैं कि अगर हम एक वृक्ष लगा रहे हैं तो आने वाले सालों में उसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमारे सामने। और मैंने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पर प्रधानमंत्री को देखा कि जब भी वो जो डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बारे में बात करते तो एक जो डायकोटमी है, एक बाइफर्केशन जो है, यानी एक संज्ञा जो उन दोनों बातों को अलग करती है, वो ये कि पर्यावरण पर जिम्मेदारी विकसित देशों की बहुत ज़्यादा है और कैसे भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करके इस तरह की जो पहल है, प्रधानमंत्री ने इसी वृक्षारोपण की पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया। और ये पौधारोपण, ये जो वृक्षारोपण है, वो ये बता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री वृक्षारोपण कर रहे हैं तो ये एक क्लियर कट मैसेज है यूथ के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हम भी अपनी जीवन शैली में इसे अपनाएं। अब वापस मैं उसी बात पर आती हूँ जहां मैंने आपसे कहा कि भारत सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, फैसिलिटेटर है, क्योंकि आज विकसित देश जो हैं वो जूझ रहे हैं, पूरा जो विश्व है वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए वो वक्त से पहले आ रही है, कुछ वक्त के बाद हो रहा है। ये सब साइकिल बिगड़ने का जो लिहाज है वो कहीं ना कहीं जैसा माँ प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार है, उस व्यवहारिक आचरण को हमें हरित बनाना है और हरित बनाते हुए हमें आगे लेकर जाना। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कर चुके हैं। यानी कि जो कई कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, जो हम जब उद्योग जगत की बात करते हैं, उनसे भी कॉरपोरेट सस्टेनेबल जो उनका रेलेवेंस है, यानी CSR के जरिए उनसे कहा जाता है, यानी कि जिस कंपनी का 100% अगर लाभ है तो उसका 2 से 3% वो किसे दें, वो पर्यावरण को दें। यानी अपनी किसी पहल से अगर वो पर्यावरण में एक छोटा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और यही बदलाव हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है, ताकि वो समझें। क्योंकि कई ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो आने वाले समय के साथ लुप्त हो जाएंगे जिस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से अगर खपत ज़्यादा है तो हम उस खपत को ज़्यादा कर रहे हैं, तो आगे इस पूरी साइकिल में क्या जोड़ रहे हैं वो बेहद अहम है। तो दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल, यानी सस्टेनेबल मतलब स्थायी, जो माँ प्रकृति को कुछ दे रही है। और इसीलिए प्रदूषण के लिहाज से जब हम वो AQI लेवल्स आपको दिखाते हैं तो वो कितने डरावने लगते हैं, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, तो उस हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं, हमने उस हवा को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या किया, तो हम कहेंगे हमने अपनी तरफ से ये किया कि हमने एक पेड़ लगाया। यानी समुद्र के अंदर अगर हम बूंद बूंद करके भी पानी डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूरगामी सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये जो पहल है उसके अंतर्गत ये वृक्षारोपण जो है वो आज किया गया। वृक्षारोपण अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक अहम हिस्सा है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जब आप कभी मेहरौली की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हरे हरे पहाड़, जहाँ पर एक पूरी श्रृंखलाबद्ध पेड़ों की कतार है, वहाँ उसी के अंतर्गत इस वृक्षारोपण को और इस एक पेड़ माँ के नाम योजना के अंतर्गत लगाया गया, ताकि एक ऐसा बफर क्रिएट हो पाए, एक बफर क्रिएट हो पाए
पेड़ों का। सोचिए, हम जिस तरह से सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पेड़ कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ हवा देते हैं, और ये स्वच्छ हवा हमारे साथ आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। तो इस वृक्षारोपण अभियान से जुड़िए, क्योंकि स्वच्छ शहरी गतिशीलता को जिस तरह से बढ़ावा देने के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, वहीं हरित गतिशीलता को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये वृक्षारोपण और ये मुहिम भी बेहद जरूरी है। तो एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किया गया। आप देख सकते हैं ये अहम आज का दिन, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर ये 2 अहम पहल की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के पार आकर जानेंगे कि शर्मिष्ठा पनोली की मुश्किलें कम होंगी या नहीं। जुड़े रहिए न्यूज़ पंच के साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद न्यूज़ पंच में सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं जिंदगी की हार कैसे आप किसी के जीत के जश्न को हार में बदल सकती है। मातम में क्यों बदला आरसीबी की जो 18 साल की जीत का जश्न है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह की खुशी मनाई जा रही थी, आखिरकार क्यों लोग काल के गाल में समा गए, और जश्न जो था वो मातम में कैसे तब्दील हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है, ये समझना ज़रूरी है। 10 पॉइंट्स के जरिए ये समझते हैं। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई, वहाँ हुआ क्या? वहाँ 11 लोगों की मौत हुई और इस भगदड़ में करीब 50 लोग घायल हुए। गेट नंबर 7 कहीं ना कहीं काल बनकर आया उन लोगों के लिए जो वहाँ अपने प्लेयर्स से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर भगदड़ मच गई, और ये जो भगदड़ है, इसी में आनंद फानन, जिसे हम स्टैम्पीड कहते हैं, वो हुआ। सीएम के पीएस ने क्या कहा कि इंतजाम के लिए वक्त नहीं था। आपके पास वक्त नहीं था तो पहले इंतजाम करते, फिर जश्न को मनाया जाता। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये स्टेट फेल्योर है, यानी कि प्रशासनिक चूक का आरोप बीजेपी यहां लगा रही है। अब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह तर्क दिया कि भीड़ का अनुमान नहीं था। जितना स्टेडियम का कैपेसिटी है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसका अनुमान आपके पास नहीं था? वहीं डिप्टी सीएम जो है शिव कुमार, उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई। अरे भाई, अगर जरूरत से ज्यादा भीड़ थी तो क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल क्यों नहीं किया गया आपकी तरफ से? ये सवाल है। वहीं आरसीबी की जो टीम है, वो जीत के जश्न के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाहर भगदड़, आप समझिए, लोग मर रहे हैं और अंदर जश्न मनाया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी वीवीआईपी और खिलाड़ियों की सुरक्षा में व्यस्त थे। बड़ा आम सा है कि आम जनता कहीं ना कहीं भुगत रही थी और वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त देखे जा रहे थे वीवीआईपीज के। अब ये जश्न मातम में क्यों बदला? नेताओं की अगवानी में लगे सुरक्षा कर्मी, आओ भगत की जा रही थी। जो तमाम बड़े नेता आए थे, जो वीवीआईपीज थे, और उसका खामियाजा किसने भुगता? आम पब्लिक ने। संकरा गेट, जिस गेट नंबर 7 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो सबसे बड़ा भगदड़ की वजह बना। जगह इतनी सी, लोग ज्यादा। वीवीआईपी कल्चर, क्योंकि गाड़ियों पर रोक नहीं, ये वीवीआईपी कल्चर जो है, ये कई बार इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया है, और भीड़ को संभालने का इंतजाम वहां था ही नहीं। बड़े सवाल हैं, गहरे सवाल हैं, जिनके जवाब देने होंगे। और हादसे के बाद डिप्टी सीएम क्या करते हुए नजर? आप देखिए, हादसे के बाद डिप्टी सीएम के लिए कप पकड़ना जरूरी था, शायद उस भीड़ को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी होना चाहिए था। और हम कुछ विजुअल्स के जरिए दिखाते हैं कि बाहर जब लोगों का दम घुट रहा था, आप देखिए,
ये इस विजुअल के जरिए आप देखिए कितने लोग हैं और अंदर जश्न चलता रहा, यानी किसी की जान की कीमत क्या, जश्न मनाया जा रहा था। और अगर इतनी भीड़, आपके कई सवाल और भी उठते हैं, इस भीड़ की क्राउड मैनेजमेंट पुलिस ने क्यों नहीं करी? जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से ज़्यादा टिकट क्यों बांटे गए? ये अफवाह किसने फैलाई कि फ्री टिकट है और अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उमड़ पड़े? अगर वो उमड़े तो उस गेट पर तैनाती सुरक्षा बलों की पूरे तरीके से क्यों नहीं थी? अब सवाल एक सबसे अहम, आखिरकार इस पूरे घटना का जिम्मेदार है कौन? घटना को अप्रत्याशित बताकर और महाकुंभ से तुलना कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। बड़ा आसान है, मेरा जो ब्लेम गेम है राजनीति में एक बहुत इजी थिंग होता है जिसे कर्नाटक के सीएम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साथ ही डीके शिव कुमार ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता जो है वो 35,000 की है, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए। क्यों जमा हो गए, इसका सवाल तो प्रशासन देगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन ने अगर उस स्टेडियम में 35,000 लोगों की कैपेसिटी थी तो 2 से 3 लाख लोगों को वहां जमा होने दिया ही क्यों, और पुलिस क्या कर रही थी? कर्नाटक के डिप्टी सीएम का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। साथ ही जो बीवाई विजेंद्र हैं, जो कर्नाटक में भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि क्या तैयार रहना, मतलब इस तरह की किसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या उन्हें पता नहीं था कि लाखों लोग आएंगे, जो मैंने सवाल आपसे अभी कहा। और वहीं अमित मालवीय का कहना है कि राज्य सरकार की जो जवाबदेही है वो तय की जानी चाहिए। कोई तो जवाब देगा, कहीं तो आप जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेंगे, कहीं तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, और कहीं तो ये पारदर्शिता आनी चाहिए। और संबित पात्रा हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो अभी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए पहले सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या मुख्य और सबसे अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। पहले आइए आपको सुनवाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। स्टेट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड, यानी कि साफ तौर पर एक प्रशासनिक चूक है और सिर्फ यहाँ पर तूने किया मैंने किया पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब में हुआ क्या? इस सब में हुआ ये कि 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल इस मंच पे इतना ही। इसी वादे के साथ मुलाकात होगी आपसे 2 बजे। 3 अहम खबरों को लेकर आएंगे जहां सामना करवाएंगे आपका सीधा सच से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।